कभी सोचा है कि कैसे दो बहुत बड़े देशों की दुश्मनी हजारों मील दूर बैठे किसी तीसरे की पूरी किस्मत ही बदल सकती है? बिल्कुल, ये एक फैसिनेटिंग सवाल है। और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो 19वीं सदी में सिंध पर अंग्रेजों के कब्जे की कहानी बताते हैं। और हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि आखिर ये हुआ क्यों। क्या ये सिर्फ व्यापार का लालच था, या किसी बड़े दुश्मन का डर? या फिर जैसा कि अक्सर होता है, बात अपनी इज्जत बचाने पर आ गई थी। ये कहानी कई परतों में खुलती है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस सिंध को देखना होगा जिस पर अंग्रेजों की नजर पड़ी। हाँ, उस वक्त वहाँ क्या चल रहा था? ये 18वीं सदी के आखिर की बात है। सिंध पर तब बलूच कबीले तालपुरा का राज था, जिन्होंने 1780 के दशक में सत्ता हासिल की थी। ओके। उनके लीडर थे मीर फतेह अली खान, और उनके बाद उनके 4 भाइयों ने मिलकर हुकूमत की। उन्हें 4 यार कहा जाता था। 4 यार। हाँ, और वही सिंध के अमीर यानी शासक थे। उन्होंने धीरे धीरे अमरकोट, कराची और शिकारपुर जैसे अहम इलाके जीतकर अपना दबदबा कायम कर लिया था। तो मतलब उस वक्त सिंध एक स्वतंत्र और समृद्ध रियासत थी। तो एक स्वतंत्र समृद्ध रियासत, फिर अंग्रेजों की दिलचस्पी इसमें अचानक से क्यों जाग गई? मतलब वो तो भारत के दूसरे हिस्सों में उलझे हुए थे। सिंध उनके रडार पर कैसे आया? इसका जवाब वो सिंध में नहीं बल्कि यूरोप में छिपा है। यूरोप में? हाँ, और उस जवाब का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा डर सता रहा था कि नेपोलियन, जो पूरे यूरोप में तहलका मचा रहा था, वो रूस और फारस के साथ मिलकर जमीन के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है। बिल्कुल, ये उस दौर की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सिरदर्द था। अच्छा, तो ये सिंध के बारे में था ही नहीं, ये तो फ्रांस के डर के बारे में था। हाँ। सिंध तो बस उस बड़ी लड़ाई के बीच में आ गया। एक मोहरे की तरह आप कह सकती हैं। सिंध भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक दरवाजे की तरह था। ओके। और अंग्रेज उस दरवाजे पर ताला लगाना चाहते थे। ओके। इसी वजह से गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम ने एक साथ कई मिशन भेजे। मालकुम को तेहरान भेजा गया, एल्फिंस्टन काबुल गए, और सिंडन को सिंध भेजा गया। मकसद साफ था, उत्तर पश्चिम की हर ताकत से दोस्ती कर लो, ताकि फ्रांसीसी खतरा दूर रहे। और इसी दोस्ती के नाम पर पहली संधि हुई है ना, 1809 की, वो शाश्वत मित्रता की संधि। हाँ, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप। नाम तो बहुत शानदार है। नाम शानदार है, पर मकसद बहुत ही प्रैक्टिकल था। इस शाश्वत मित्रता का मतलब सिर्फ एक लाइन में था: सिंध के अमीर फ्रांसीसियों को अपनी जमीन पर पैर नहीं रखने देंगे। तो ये दोस्ती कम, एक रणनीतिक नाकाबंदी ज्यादा थी। बिल्कुल, और ये नाकाबंदी कितनी सख्त थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1820 में जब इस संधि को रिन्यू किया गया तो उसमें फ्रांसीसियों के साथ साथ अमेरिकियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। एक मिनट, अमरीकी भी? मतलब अंग्रेज किसी भी पश्चिमी ताकत को अपने आसपास फटकने नहीं देना चाहते थे? किसी को भी नहीं। तो ये पूरा पहला दौर वो डर पर आधारित था, डर कि कोई और आकर उनके भारतीय साम्राज्य के लिए खतरा न बन जाए। हाँ, पहला दौर पूरी तरह से डर से प्रेरित था। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे जैसे नेपोलियन का खतरा कम हुआ, अंग्रेजों ने सिंध की तरफ देखने का नजरिया बदला। अब उन्हें सिंध एक बफर जोन नहीं बल्कि एक कमर्शियल हाईवे नजर आने लगा। उनकी नजर सिंधु नदी पर पड़ी। सही पकड़ी आपने। हाँ, उन्हें समझ आ गया होगा कि ये नदी सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं, बल्कि मध्य एशिया तक पहुंचने का एक खजाना है, व्यापार का एक नया, सस्ता और तेज रास्ता। एकदम। तो अब डर की जगह लालच ने ले ली। बिल्कुल, और इसी लालच के साथ 1832 में एक नई संधि हुई। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कर्नल हेनरी पॉटिंगर को भेजा। और इस बार मकसद फ्रांसीसियों को बाहर रखना नहीं था। नहीं, इस बार मकसद था अंग्रेज व्यापारियों को अंदर लाना। संधि के तहत अंग्रेज व्यापारियों और यात्रियों को सिंध से गुजरने और व्यापार के लिए सिंधु नदी का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। लेकिन अमीरों ने भी तो कुछ शर्तें रखी होंगी, मतलब वो इतने भोले तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने एक बहुत अहम शर्त रखी थी कि नदी के रास्ते किसी भी तरह के हथियार या सैन्य सामान नहीं ले जाया जाएगा। अच्छा, वो समझ रहे थे कि खेल क्या है। हाँ, वो व्यापार तो चाहते थे लेकिन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस संधि का सबसे बड़ा नतीजा वो कुछ और था। वो क्या था? कर्नल पॉटिंजर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पे स्थायी रूप से सिंध में ही तैनात कर दिया गया। ओह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। सोचिए, अब अंग्रेजों का एक आदमी 24/7 सिंध की राजधानी में मौजूद था, जो हर राजनीतिक गतिविधि पर नजर रख रहा था, हर छोटी बड़ी बात की रिपोर्ट कलकत्ता भेज रहा था। ये दोस्ती नहीं थी, ये निगरानी की शुरुआत थी। बिल्कुल।
ये दोस्ती के पर्दे के पीछे नियंत्रण की तरफ पहला बड़ा और सोचा समझा कदम था। तो अब कहानी में फ्रांसीसी खतरा जा चुका है, व्यापार शुरू हो गया है, लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं रही होगी, मुझे यकीन है। नहीं रही। एक नया और शायद पहले से भी बड़ा दुश्मन सामने आ खड़ा हुआ। रूस। मध्य एशिया पर नियंत्रण के लिए रूस और ब्रिटेन के बीच जो रणनीतिक होड़ शुरू हुई, उसे इतिहास में द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। अब अंग्रेजों का नया डर था रूस। उनकी पॉलिसी थी कि रूस को अफगानिस्तान में ही रोक दिया जाए, और अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के लिए उन्हें सिंध पर नियंत्रण चाहिए था। एग्जैक्टली। सिंध अब अफगानिस्तान जाने का गेटवे बन गया था। तो एक डर खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, लेकिन इस बार मोटिव्स मिले जुले थे, है ना? हाँ, अब ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं थी। एक तरफ रूस से सुरक्षा का बहाना और दूसरी तरफ सिंधु नदी के व्यापार पर पूरा कब्जा करने का असली मकसद। बिल्कुल। पर एक समस्या थी। क्या? अब शाश्वत मित्रता के संधि से सीधे सीधे आक्रमण पर कैसे जा सकते हैं? आपको दुनिया को दिखाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। और वो बहाना उन्हें बहुत जल्द मिल गया होगा। मिल गया। हुआ ये कि पंजाब के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने रोजन नाम के एक शहर पर कब्जा कर लिया, जो सिंध के अमीरों के प्रभाव क्षेत्र में था। अंग्रेजों ने इसे एक मौके की तरह देखा। अच्छा? उन्होंने तुरंत अमीरों को सुरक्षा देने की पेशकश की। ये तो बड़ी क्लासिक रणनीति है। पहले आप एक खतरे का हवा खड़ा करते हैं, या किसी मौजूदा छोटे मोटे झगड़े को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, और फिर खुद को उस खतरे से बचाने वाले मसीहा के तौर पर पेश करते हैं। जबकि अमीरों ने तो उनसे मदद मांगी भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं मांगी थी। और इसी सुरक्षा के नाम पर 1839 में अमीरों को एक सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। ओह, सब्सिडियरी अलायंस। ये वही संधि थी जिसका इस्तेमाल अंग्रेज पूरे भारत की रियासतों को निगलने के लिए कर रहे थे। वही संधि। और इस संधि का नतीजा क्या हुआ? कागज पर क्या लिखा था और असल में इसका मतलब क्या था? कागज पर लिखा था कि अंग्रेज अमीरों की बाहरी खतरों से रक्षा करेंगे, लेकिन असल मतलब ये था कि अमीरों ने अपनी आज़ादी खो दी। कैसे? उन्हें हैदराबाद में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना पड़ा, अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी, और सिंध अब प्रभावी रूप से एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट यानी संरक्षित राज्य बन गया। मतलब वो अब अपने फैसले खुद नहीं ले सकते थे। नहीं। तो अब तक की कहानी ये है, पहले डर के नाम पर दोस्ती की, फिर लालच के नाम पर व्यापार शुरू किया, और फिर एक नए डर का बहाना बनाकर उन्हें लगभग गुलाम बना लिया। लेकिन अभी भी सिंध पर पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ था। वो आखिरी धक्का कैसे लगा? वो आखिरी धक्का लगा पहले अफगान युद्ध की वजह से, 1839 से 42 तक जो चला। हाँ, जिसमें अंग्रेजों की बहुत बुरी हार हुई थी। भयानक हार। और इस युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी शाश्वत मित्रता की संधि की धज्जियां उड़ा दी। संधि में साफ लिखा था कि ब्रिटिश सेना सिंध की धरती का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने किया। न सिर्फ किया, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी सेना को सिंध के रास्ते अफगानिस्तान भेजा और अमीरों को उनकी मदद करने और रसद सप्लाई करने के लिए मजबूर भी किया। ये तो सरासर धोखा था। मतलब नियम और कानून सिर्फ अमीरों के लिए थे, अंग्रेजों के लिए नहीं। यही तो औपनिवेशिक संधियों का असली चेहरा था। ये एक तरफा थी। और बात यही खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, उन्होंने युद्ध के दौरान कराची, शिकारपुर और बुक्कर जैसे सिंध के सबसे जरूरी और रणनीतिक इलाकों पर कब्जा कर लिया। अच्छा? और सबसे अपमानजनक बात, अपनी ही जमीन पर ब्रिटिश सैनिकों के रखरखाव का खर्च भी अमीरों पर डाल दिया गया। ये तो हद हो गई। मतलब आप हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए हैं, हमारे ही संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और रहने खाने का बिल भी हमें ही थमा रहे हैं। ये पूरी तरह से शोषण था। अमीरों के लिए ये अपमान और बेबसी का चरम था। वो समझ चुके थे कि अंग्रेजों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ नियंत्रण नहीं, बल्कि पूरा कब्जा है। और यहीं पर वो दो किरदार आते हैं जिन्होंने सिंध की किस्मत का आखिरी फैसला लिखा। हाँ, लॉर्ड एलनबरो और सर चार्ल्स नेपियर। एलनबरो वो नया गवर्नर जनरल था, है ना? सही। लॉर्ड एलनबरो 1842 में गवर्नर जनरल बनकर आया। वो उस वक्त आया जब अफगान युद्ध में हार से ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई थी। एलनबरो एक आक्रामक साम्राज्यवादी था। वो इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और दुनिया को दिखाना चाहता था कि ब्रिटेन अभी भी कमजोर नहीं हुआ है, और इसके लिए उसे एक आसान जीत चाहिए थी। और सिंध एक आसान शिकार था, क्योंकि वो पहले से ही उनके जाल में फंसा हुआ था। बिल्कुल। तो अब कहानी डर और लालच से बढ़कर घमंड और प्रतिष्ठा पर आ गई थी। बिल्कुल। अब तीसरा और आखिरी मकसद था प्राइड, खोई हुई इज्जत वापस पाना। और इस काम को अंजाम देने के लिए एलनबरो ने सर चार्ल्स नेपियर को सिंध भेजा। नेपियर, इसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ जंग के लिए ही आया था। हाँ, वो एक ऐसा जनरल था
जो हर हाल में जंग चाहता था। उसने आते ही अमीरों पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए कि वो अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसने जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी जिन्हें मानना अमीरों के लिए नामुमकिन था, ताकि उसे हमला करने का बहाना मिल सके। एग्जैक्टली। स्रोतों से ये भी पता चलता है कि नेपियर खुद जानता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। अरे वो तो बखूबी जानता था, और यहीं पर उसका वो मशहूर कथन आता है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पूरी मानसिकता को एक लाइन में बयान कर देता है। अच्छा। नेपियर ने खुद अपनी डायरी में लिखा था और बाद में कहा भी, मैं कोट कर रहा हूं, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे, और ये एक बहुत ही फायदेमंद, उपयोगी और मानवीय बदमाशी होगी। मानवीय बदमाशी, अ ह्यूमेन पीस ऑफ रस्कैलिटी। ये सुनने में ही कितना अजीब है ना? वो खुद मान रहा है कि ये एक बदमाशी है, एक रस्कैलिटी है, लेकिन साथ में उसे मानवीय भी बता रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? यही उस दौर की औपनिवेशिक सोच का सार है। बदमाशी ये स्वीकार करना है कि ये कार्रवाई अवैध, अनैतिक और जबरदस्ती की है। ओके। लेकिन उसे मानवीय कहकर वो इसे सही ठहरा रहा है। उनके हिसाब से वो एक पिछड़े और अराजक इलाके में ब्रिटिश कानून, व्यवस्था और सभ्यता ला रहे थे। तो भले ही तरीका गलत हो, लेकिन नतीजा अच्छा होगा, इसलिए ये जायज है। ये एक ऐसा तर्क है जिसका इस्तेमाल साम्राज्यवाद ने हमेशा अपने कामों को सही ठहराने के लिए किया है। हमेशा। इस तर्क के बाद तो फिर कुछ कहने को बचता ही नहीं। इसके बाद तो सिर्फ जंगी होनी थी। हाँ, 1843 में नेपियर के उकसावे के बाद बलूच लड़ाकों और अंग्रेजों के बीच लड़ाई छिड़ गई। बलूच बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन वो अंग्रेजों की अनुशासित सेना, बेहतर रणनीति और तोपों के सामने टिक नहीं सके। म्यानी और दाबो की छोटी लेकिन निर्णायक लड़ाइयों में उनकी हार हुई। और नेपियर ने खुद इस लड़ाई को क्या कहा था? कुछ अफगान तूफान से जुड़ा हुआ? उसने इसे अफगान तूफान की पूंछ कहा था, द टेल ऑफ द अफगान स्टॉर्म। वाह। ये उसका कबूलनामा था कि ये जंग सिंध की किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में मिली हार का बदला लेने के लिए लड़ी गई थी। निशाना कोई और था, शिकार कोई और बना। बिल्कुल। और नतीजा 1843 में सिंध पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया, और कुछ साल बाद 1847 में उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया, जिससे उसकी अपनी अलग पहचान भी लगभग खत्म हो गई। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? अगर हम अपने स्रोतों को निचोड़ें तो सिंध पर कब्जे के पीछे 3 मुख्य मकसद परत दर परत सामने आते हैं। सबसे पहले था डर, फ्रांस का और बाद में रूस का। उसके बाद आया लालच, सिंधु नदी के रास्ते होने वाले व्यापार पर पूरा नियंत्रण पाने का। और आखिर में जब अफगान युद्ध में उनकी इज्जत पर दाग लगा तो मकसद बन गया घमंड या प्रतिष्ठा। एक आसान जीत हासिल करके अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना। सिंध की कहानी असल में पूरे भारत में ब्रिटिश विस्तार का एक छोटा सा मॉडल है। ये दिखाती है कि कैसे दोस्ती की संधियों से शुरुआत होती है, फिर व्यापार के जरिए दखल बढ़ता है और अंत में किसी न किसी बहाने से सीधे कब्जा कर लिया जाता है। ये शाश्वत मित्रता से मानवीय बदमाशी तक का सफर था, जो सिर्फ 34 सालों में पूरा हो गया। ये एक कड़वा सच है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी ताकतों के रणनीतिक खेल में छोटे स्वतंत्र राज्यों की बलि चढ़ा दी जाती है। और शायद आज के दौर में भी कितनी बार सुरक्षा, स्थिरता या विकास जैसे ऊंचे लगने वाले शब्दों का इस्तेमाल असल में लाभ और शक्ति के लिए किए गए सीधे सीधे कब्जे या हस्तक्षेप को छिपाने के लिए किया जाता है।